आज का टॉपिक है डिस्कशन का अगार। अगार एक हाइड्रोक्लोराइड है। तो हाइड्रोक्लोराइड्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है और इमल्शन क्या होता है। तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल सैंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो सस्पेंशन बन जाता है। पीडियाट्रिक यूज में भी लिखा होता है, जो सिरप होते हैं ओरल सस्पेंशन, और जब हाँ छोटे 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 ग्रेन्यूल्स दिखते हैं जब हम बच्चों को पिलाते हैं तो वो हो गया सस्पेंशन। जब सैंड पार्टिकल साइज के मॉलिक्यूल्स पानी में मिलाते हैं तो वो सस्पेंशन हो गया। दूसरा, जब ऑयल और पानी को मिक्स करते हैं तो वो इमल्शन हो गया। तीसरा, जब हम सैंड पार्टिकल से थोड़े से बड़े साइज, और वो कितने बड़े साइज, 1 से लेके 200 नैनोमीटर तक के साइज के पार्टिकल्स जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोकोलाइड्स बनता है। डेंटिस्ट्री में हम 2 हाइड्रोकोलाइड्स पढ़ते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल, यानी कि अगार और एल्जिनेट। होप इट्स क्लियर। तो अगार और एल्जिनेट जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं वो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलास्टिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल का एक निमोनिक है इलास्टिक, EAANE, अगार, एल्जिनेट और इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में 4 मटेरियल आते हैं, पॉलीईथर, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन एंड पॉलीसल्फाइड। ठीक, होप इट्स क्लियर। अब उसके बाद हम अगार पढ़ लेते हैं। तो अगार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसे हम डेंटिस्ट्री में यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगार को ये सीवीड से मिलके हमें मिलता है, और इसको हम यूज कैसे कर लेते हैं। सॉल्ट जेल ट्रांसफॉर्मेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी टॉपिक है। सॉल्ट जेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला सॉल से बनता है जेल, जो कि मटेरियल को डेंटिस्ट्री में यूज करने लायक बनाता है, यानी कि इस कंडीशन में हम इम्प्रेशन ले सकते हैं। इम्प्रेशन लेने के बाद मटेरियल को दोबारा जेल से सॉल में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। होप इट्स क्लियर। अब ये कैसे करते हैं, इसका टेम्परेचर होता है सॉल को जेल बनाने में, यानी कि मटेरियल को इम्प्रेशन लेने लायक जिलेशन में लाने के लिए जिलेशन टेम्परेचर होता है, जो कि होता है 37 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसे मेंटेन करना होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली मुंह जल जाएगा, टिश्यू इंजरी हो जाएगी, और इससे अगर कम होगा तो जिलेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, तो मटेरियल इतना फ्लेक्सिबल ही नहीं होगा, इलास्टिक ही नहीं होगा कि हम इम्प्रेशन ले सकें। इम्प्रेशन लेने के बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया है कि हम ट्रे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगार एक मटेरियल ऐसा है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए बहुत आर्मामेंटेरियम की ज़रूरत पड़ती है। हमें 2-3 कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक बार मटेरियल स्टोर होता है और उसको लिक्विफाई होता है, दूसरे में ये जेल होता है, तीसरे में स्टोर होता है, और उसके बाद टेम्परिंग के लिए भी एक मटेरियल यूज़ होता है। इतनी कंपार्टमेंट्स का एक केबिन हमें चाहिए होता है इस मटेरियल को यूज़ करने के लिए। इसीलिए एक इरिवर्सिबल मटेरियल आया, दैट इज एल्जिनेट, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। इरिवर्सिबल ज़रूर है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है और ईजी टू हैंडल भी है। ठीक, होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आ गए थे, तो सॉल से जेल कन्वर्ट कर लिया, 37 से लेके 50 डिग्री तक टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया। ठीक, अब उसके बाद हमने ट्रे पे लोड किया। ट्रे पे लोड करने के लिए हमें एक टेम्परिंग की भी ज़रूरत होती है मटेरियल को। एक 45 डिग्री सेल्सियस का एक कंटेनर लेते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है 45 डिग्री सेल्सियस की, ये जिससे कि एक टेम्परिंग, जैसे कि कंपाउंड में इम्प्रेशन कंपाउंड को जो हम यूज़ करते हैं सीढ़ी का इम्प्रेशन लेने के लिए, तो हम ब्लो टॉर्च से उसको हीट करते हैं कॉर्नर्स को दोबारा इम्प्रेशन लेने के लिए। उसके बाद हम पानी में डालते हैं, तो जो हमने पानी में डाला है वो टेम्परिंग है इम्प्रेशन कंपाउंड की। उसी तरीके से आगार को भी हम टेम्पर कर लेते हैं कि मटेरियल ठीक ठाक कंडीशन में आ जाए और जिलेशन प्रोसेस भी बना रहे और टिश्यू इंजरी भी ना रहे। तो ये टेम्परिंग टेम्परेचर कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस का, और इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए रख लेते हैं।
मैक्सिमम 10 मिनट के लिए मटेरियल को रख सकते हैं। जब हम मटेरियल को टेम्परिंग के लिए इस बात में रखते हैं तो हमें उसके ऊपर गॉस पीस लगा देना होता है जिससे कि मटेरियल खराब ना हो। होप इट्स क्लियर। तो अब हमने जिलेशन प्रोसेस कर लिया 37 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्पर भी कर लिया। टेम्पर करने से पहले हमने मटेरियल को लोड किया था तो ये टेम्परेचर मेंटेन है, इसलिए हमें कोल्ड ट्रे का इस्तेमाल करना होता है। अगार के इम्प्रेशन में हमें कोल्ड ट्रे का इस्तेमाल करना होता है। ट्रे जो होती है इम्प्रेशन ट्रे वो फ्रीज की हुई होती है, ठंडी होती है। अब क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन है। ओरल कैविटी का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, डिलेशन प्रोसेस उसका हैम्पर ना हो जाए, इसलिए हमें कोल्ड ट्रे का इस्तेमाल करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमें कौन सी ट्रे इस्तेमाल करनी होती है अगार में, तो कोल्ड ट्रे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इम्प्रेशन ले रहे हैं तो जिलेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? तो जिलेशन प्रोसेस अगार का कोल्ड ट्रे की तरफ से शुरू होता है। मटेरियल का अगार इम्प्रेशन मटेरियल का जिलेशन प्रोसेस कोल्ड ट्रे की तरफ से ओरल कैविटी की तरफ होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, मटेरियल हमने सॉल से जेल में ट्रांसफर कर लिया, टेम्पर कर लिया, लोड कर लिया, इम्प्रेशन ले लिया, निकाल लिया। निकालने के बाद बहुत देर तक नहीं रखना है, उसे हमें कास्ट बना लेती है, पोर कर लेना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बहुत देर तक मटेरियल को छोड़ देते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा किधर की तरफ? सेंटर टू द मटेरियल, नॉट टू द कास्ट और नॉट टू द इम्प्रेशन। जो मास है मटेरियल का उसके सेंटर में, तो जब सेंटर में वो होगा मास के तो एक्सपैंड करेगा। मोर और लेस जब हम बहुत देर तक मटेरियल को रख देते हैं तो एल्जिनेट श्रिंक करता है, लेकिन ये एक्सपैंड करेगा। एक्सपेंशन से क्या होगा कि जो डाई होगी वो थोड़ी बड़ी आएगी। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है कि हम मटेरियल को बहुत देर तक रख लेंगे तो डाई कैसे निकलेगी? तो डाई लार्जर साइज में निकलेगी। ठीक, होप इट्स क्लियर यहाँ तक। अब इम्प्रेशन हमने ले लिया, कास्ट हमने पोर कर ली। अब इस मटेरियल को दोबारा हमें जेल से सॉल्व बनाना है। इस मेथड को कहते हैं लिक्विफाइंग द मटेरियल और इसका टेम्परेचर होता है लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, जो कि होता है 70 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद मटेरियल को हम रख लेते हैं, दोबारा हम यूज में लाते हैं तो दोबारा हमें फिर से ये प्रोसेस करना होता है। ठीक, अगार दो में आता है, एक मटेरियल आता है, एक सिरिंज मटेरियल आता है। सिरिंज मटेरियल इजी टू यूज होता है, उसे बहुत ज़्यादा टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे निकाला और थोड़ा सा स्टोर करके हमने निकाला, लिक्विफाई किया, थोड़ा सा जेल किया और डायरेक्टली हम इसे यूज़ कर लेते हैं, टेम्पर करने की इसे ज़रूरत नहीं होती। ठीक, होप इट्स क्लियर। तो हमने पढ़ लिया कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकोलाइट्स के। इलास्टिक मटेरियल है, सॉल जेल का टेम्परेचर पूछा गया है, जेल सॉल का टेम्परेचर पूछा गया है। इन दोनों को जिलेशन और लिक्विफैक्शन कहते हैं। उसके बाद एक आता है इसका कॉम्पोजिशन। तो आगार के कॉम्पोजिशन के लिए इसका निमोनिक है ABD द। KG क्लास में ABCD पढ़ाई जाती है, लेकिन D इसमें गायब हो गया। ABD KG द। A से आता है अगार जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है वाटर मोर देन 80%। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया। कॉम्पोजिशन में जब सॉल्ट कंडीशन में है तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगार है, लेकिन सेट होने के बाद यानी कि जिलेशन प्रोसेस की तरफ जाने के बाद उसमें वाटर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखना है कि कॉम्पोजिशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किस कंडीशन में पूछ रहा है, सॉल्ट कंडीशन में पूछ रहा है या जेल कंडीशन में पूछ रहा है। इट्स क्लियर। तो ए से अगार, बी से आता है बोरेक्स। बोरेक्स हम क्यों यूज करते हैं? मटेरियल की स्ट्रेंथ देने के लिए। To strengthen the gelation we use बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या करता है? बोरेक्स एक और भी काम कर देता है, जिप्सम रिटार्डर की तरह भी ये काम करता है। जिप्सम रिटार्डर की तरह काम करता है। अब जिप्सम रिटार्डर की तरह भी काम करता है तो हमें एक्सिलरेटर भी चाहिए होता है, तो K2SO4 एक्सिलरेटर की तरह यूज होता है। ठीक, डी से आता है डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ फिलर की तरह यूज करता है। इस मटेरियल की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है कि ट्रे में अच्छे से लोड हो सके, ज़्यादा इधर उधर भागे ना, विस्कस, क्वाइट विस्कस हो, ना बहुत ज़्यादा विस्कस ना बहुत कम विस्कस।
इजी टू लोड ऑन द मटेरियल। डायटोमिक अर्थ एक फिलर की तरह यूज होता है। दूसरा आता है जी। जी से इसमें ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल नहीं है। ग्लिसरीन एक प्लास्टिसाइजर की तरह यूज होती है। और टी एच से आता है थाइमोन, जो कि एक बैक्टीरियासाइड की तरह यूज होता है। तो होप इट्स क्लियर। हाँ, अब तो इसमें कुछ भी नहीं पूछा छूटा है। इसमें एक चीज और छूट गई, एक टॉपिक इसी में आता है पॉइंट, हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस क्या है अगार में? हिस्टेरिसिस एक प्रोसेस है जिससे कि अगार को हम डेंटिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और वो है क्या? ये जो टेम्परेचर लैग है, इसी को हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक, अब इन सब पे क्वेश्चन सीधे सीधे तो नहीं आएगा। ये जो भी मैंने सीक्वेंस पढ़ाया है, ये डेंटल मटेरियल की लेटेस्ट बुक से पढ़ाया है, फिलिप्स की लेटेस्ट एडिशन से पढ़ाया है। तो वीडियो, किसी का भी वीडियो देखने के बाद, वीडियो पढ़ने के बाद बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो बुक रीड करेंगे, इसी सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाएगा। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें से सब ट्रिकी क्वेश्चन ही आएंगे, तो उसके लिए हमें एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। तो हमें पहले बुक रीड करनी, वीडियो देखने के बाद हमें बुक रीड करनी है। बुक रीड करने के बाद नोट्स बनाने, नोट्स बनाने के बाद एमसीक्यू को करना है। एमसीक्यू में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो नहीं सॉल्व हो रहे, उनको नोट्स पे लिखना है, तब जाके अगार पूरा हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही, है ना? होप इट्स क्लियर। थैंक यू।